Hello student. Conservation and management legislation. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी मैनेजमेंट और कंजर्वेशन कैसे किया जाए, जिसमें हमारे जो लॉज का है उनका क्या इफ़ेक्ट रहता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूल एंड रेगुलेशन जो हैं बनाए जाते हैं कि हमें पोल्यूशन नहीं करना है, पोल्यूशन को रोकना है, हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, हम उसको उसकी मैनेजमेंट पूरी करनी है, उसको कंजर्व करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमने आगे बढ़ना है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी ट्रेजिडी डिज़ास्टर आ जाता है जिससे हमें लगता है कि हमारे वो रूल रेगुलेशन जो हैं वो अभी अधूरे हैं और उनको इम्प्लीमेंट करवाना बहुत ही नेसेसरी है। तो उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाना, स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना हमारे जो है उसमें हमारे को जो हमारा लॉ है वो हमें हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड देयर सस्टेनेबल यूज़। ठीक है, कि जो रिसोर्सेज हैं उनका हम सस्टेनेबल यूज़ करें और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको हम प्रोटेक्ट करें और कंजर्व करें। ये कहता है दोनों चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में भी। और दूसरा जो इंडिया इंटरनेशनल कमिटमेंट है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट, क्या होता है कि बहुत सारे नेशन जो है मिलकर आपस में मिलकर जो है कुछ प्रपोज़ल तैयार करते हैं, कुछ प्लान तैयार करते हैं कि हम आने वाले समय में अपने इन्वायरमेंट को इस तरह से बचाएंगे और इतना जो है वो कंजर्व कर पाएंगे, इतना मैनेजमेंट कर पाएंगे उनकी। तो एक प्लान किया जाता है, तो उस प्लान को फॉलो करना भी एक नेशन की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि उसने कमिटमेंट किया है इंटरनेशनल कमेटी में। ठीक है, तो अब देखिए दोनों चीज़ों की कहता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो भी यही कहता है कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है और प्रोटेक्ट करना है, और दूसरा सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके आर्टिकल 51A में कहता है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी शो कर रहा है कि ये हर एक सिटीज़न की ड्यूटी है कि वो अपने इन्वायरमेंट को, अपने नेचर को इम्प्रूव करे, उसको प्रोटेक्ट करे एंड हैव कंपैशन फॉर ऑल लिविंग बीइंग। तो ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में 51A आर्टिकल में हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बताई गई है। दूसरा कहता है आर्टिकल 48A में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया हुआ है स्टेट पॉलिसी के तहत, जिसमें कहा गया है कि स्टेट जो है वो शुड ट्राई टू इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। मतलब कि ये भी कहता है स्टेट की एक ड्यूटी है कि वो इम्प्रूव करे, प्रोटेक्ट करे इन्वायरमेंट को, और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री को भी एक सेफ गार्ड जो है वो दे। तो ये अब आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में भी ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन क्या है जो ह्यूमन बीइंग है वो सोचता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो एक कमोडिटी हैं, उनको यूज़ करना है। लेकिन उनके जब आफ्टर इफेक्ट देखने को आते हैं तो लगता है कि नहीं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, उनका सस्टेनेबल यूज़ करना है। तो उसमें कहता है इसके लिए क्या हुआ था, 1980s में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में कि हमारे इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने के लिए, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर कहता है उसी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट ने बहुत काम किया, लेकिन लगा कि वो सफिशिएंट नहीं है। तब 1985 में उसको नाम दे दिया गया द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट।
अब यहाँ पर कहता है एक डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री का रूप दे दिया गया, क्योंकि वर्क जो है वो बढ़ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई हैं। ठीक है, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये कहता है एपेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है कंट्री की, जो कहता है रेगुलेट करती है और इंश्योर करती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, और उसके अलावा कहता है वो लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी तैयार करती है। और यही कहता है जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है वो नोडल एजेंसी है फॉर प्लानिंग, प्रमोशन, कोऑर्डिनेशन, ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम। जितने भी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बनाए जाते हैं उनको देखना कि वो सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा उनका, उनमें क्या कोऑर्डिनेशन है, उनमें कैसे प्रमोट किया जाए उन पॉलिसीज़ को, उन प्रोग्राम को, उनकी कैसे इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग की जाए। ठीक है, और कहता है इस मिनिस्ट्री में कहता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दूसरा होता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हर एक स्टेट का अपना एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, और ये सब मिलकर जो है रेगुलेट करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर ऑफ द सेक्टर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उनके पास और रेगुलेटरी पावर होती है। कहता है उसके अलावा नंबर ऑफ लॉज हैं, एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, नोटिफिकेशन जो समय समय पर आती रहती हैं कि जब मैंने बताया ना किसी तरह की कोई आपके सामने समस्या आती है तो उसका उसी हिसाब से हम सॉल्यूशन ढूंढ के रखते हैं। ठीक है, तो कहता है ऐसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। कहता है जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, आपको ध्यान होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी में गैस जो है वो लीक हो गई थी और उस गैस के कारण काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। तो तब कहता है वहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बनाया गया था, और ये एक एम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। एम्ब्रेला लेजिस्लेशन होती है कि एक बड़ी बहुत बड़ा एक्ट है जिसके अंडर जो है बहुत सारे अदर एक्ट जो हैं वो वर्क करते हैं, जिसमें स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड जो है वो मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो और इसने कहता है बहुत सारे गैप इन द एग्जिस्टिंग लॉ, जो पहले से लॉ एग्जिस्ट कर रहे थे उनके बीच में जो गैप था, जो किसी तरह का यूँ कह दो लूप होल्स थे, वो ख़त्म किए गए। इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन जो है वो कई तरह से इफ़ेक्ट दिखाता है, जैसे जर्नल लॉज एक्ट हो जाते हैं, कुछ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट हो जाते हैं, कुछ वाटर से रिलेटेड हो जाते हैं, कुछ एयर से हो जाते हैं। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, CPCB कंट्रोल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, SPCB स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, और फिर होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो काम करती हैं। उसके बाद कहता है सबसे पहले जो हमें वाटर एक्ट 1947, जिसमें कहता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के ऊपर जो है ये एक्ट लागू किया गया था। इसको हम वाटर एक्ट बोल देते हैं, और ये कहता है इसमें वही प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन कि सबसे पहले तो पोल्यूशन को कम करना है और कंट्रोल करना है। दूसरा मेंटेन और रिस्टोर होलसमनेस ऑफ वाटर इन द कंट्री, और कहता है पूरे कंट्री का जो वाटर है उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो क्वालिटी है, उसको जो है वो रिस्टोर करना है। वाटर एक्ट जो है वो कहता है प्रोहिबिट करता है कि किसी तरह का पॉल्यूटेंट जो है वाटर बॉडी में डिस्चार्ज नहीं करना है, और जो ऐसा नहीं मानेगा, और कहता है अगर कोई पॉल्यूटेंट है, हमें लग रहा है डलना है, तो वहाँ पर एक स्टैंडर्ड लिमिट होती हैं कि यहाँ तक इतना जो है वो डाला जा सकता है, लेकिन कहता है उससे बियॉन्ड जो है अगर कोई करता है तो वहाँ पर पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर हो जाता है। फिर कहता है ये बोर्ड्स को इस्टेब्लिश करते हैं ताकि वो जो भी प्रोग्राम है, प्लानिंग है, पर्पस जो बनाए गए हैं फॉर सेट में,
उसमें कहता है उनको कैरी आउट करने में असिस्ट करते हैं। क्योंकि हमने देखा कि एक डिपार्टमेंट, शुरू में एक डिपार्टमेंट बनाया गया था और समस्याएं इतनी ज़्यादा थी कि डिपार्टमेंट जो है वो उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहा था, तो फिर मिनिस्ट्री बनाई गई। मिनिस्ट्री में बहुत सारे फर्दर डिपार्टमेंट बनाए गए, स्टेट कंट्रोल बोर्ड है, आगे म्यूनिसिपल जो है लेवल पर, तो सभी को जो है वो मिलकर काम करना पड़ता है किसी भी प्लानिंग प्रोग्राम को पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाने के लिए। उनको डिफरेंट जो लेवल है वहाँ पर असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। और कहता है सेंटर में, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया, जो क्या करता है वो मेन स्टैंडर्ड ले डाउन करता है कि कितना पोल्यूशन होना चाहिए और कैसे उसको कंट्रोल करना है। तो इस तरह की वो प्लानिंग जो है वो सेंटर करता है। फिर उसके बाद कहता है जो स्टेट है वो क्या करता है, उन सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो भी डायरेक्शन कर होती है उनको फॉलो करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। फिर कहता है सेंट्रल बोर्ड का जो फंक्शन होता है वो सबसे पहला यही है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि कैसे हमें पोल्यूशन कंट्रोल करना है, उसको प्रिवेंट करना है। दूसरा कहता है वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ को, जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, और किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो उसको रिजॉल्व करना। फिर कहते हैं टेक्निकल असिस्टेंट एंड गाइडेंस प्रोवाइड करना, स्टेट बोर्ड्स को जो भी टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए, ठीक है, ताकि वो जो इन्वेस्टिगेशन है, जो रिसर्च है, वाटर पोल्यूशन से संबंध में, उनसे उनके प्रिवेंशन में, कंट्रोल में, उन सबको वो असिस्ट करता है। प्लानिंग करता है और ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेनिंग, क्योंकि बहुत वर्क करना है तो उसके लिए कहता है हमें ट्रेंड पर्सन जो है वो चाहिए होंगे, क्योंकि ट्रेंड पर्सन होंगे तो हम कंट्रोल जो है वो जल्दी कर सकेंगे, ठीक है। और इसीलिए कहता है कि वो प्लानिंग करते हैं और ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, और ताकि ये जो काम है वो इजी हो सके। फिर कहता है ऑर्गेनाइज थ्रू मास मीडिया, और बहुत सारे मास मीडिया के तहत जो है वो प्रोग्राम की कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो है वो भी ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं एसे राइटिंग कंपटीशन हो रहा है, कहीं स्लोगन राइटिंग हो रहा है, ठीक है, इस तरह की कहीं पोस्टर मेकिंग हो रहा है, कहीं आप देखते हैं वॉल पेंटिंग जो है वो करवाई जाती हैं, तो उसमें हम मैसेज करते हैं, उसमें हम इफ़ेक्ट दिखाते हैं ताकि लोग जब उनको देखें, उनको सुने तो वो अवेयर हो सकें, ठीक है। फिर स्टेट बोर्ड जो है वो क्या करता है, वो प्लान करता है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो कि उनके पोल्यूशन ऑफ वेल्स एंड स्ट्रीम इन द स्टेट, ठीक है, और उनका एग्जीक्यूशन करना। वो कहता है एडवाइस करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि हमें कैसे जो है वो प्रिवेंशन और कंट्रोलिंग जो मैटर है उनको टेक ऑफ करना है, ठीक है। उसके बाद कहता है सेंट्रल बोर्ड के साथ कोलैबोरेट करके जो ट्रेनिंग पर्सन है उनको एम्प्लॉयड कर, क्योंकि हमने कहा कि अगर ट्रेन पर्सन होंगे तो वर्क जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे। तो जितने भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं वहाँ से जो ट्रेन पर्सन हमारे पास आते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको जो है एम्प्लॉयमेंट दी जाती है ताकि वो वर्क कर सकें। फिर कहता है जो मॉडिफाइड की प्लान बनाते हैं कि जो इफ्लुएंट है उसको कैसे मॉडिफाई किया जाए, जो चाहे वो सीवेज का है चाहे ट्रेड है। और कहता है कि क्वालिटी ऑफ रिसीविंग वाटर, जो कि डिस्चार्ज है उसको चेक करना, फिर वाटर को क्लासीफाई करना कि किस तरह का वाटर जो है वहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। फिर कहता है मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग सीवेज एंड सुटेबल ट्रेड इफ्लुएंट, कि ऐसे मेथड्स करें जिसमें कहता है सीवेज और जो दूसरे इफ्लुएंट हैं, वेस्ट वाटर है, उनकी ट्रीटमेंट करके उनको एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाए। स्टेट बोर्ड कहता है अथॉरिटी होती है जो कि लेबोरेटरी भी सेटअप करती है अपने
स्टेट में, ताकि वो जो वर्क है, चाहे वो चेक करना हो कि पॉल्यूटेंट कैसे आ रहे हैं, चाहे उनकी ट्रीटमेंट करनी हो, ये सब वर्क जो है वो एफिशिएंटली कर सकते हैं। मतलब कि ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, कलेक्शन सैंपल और फिर उसमें चेकिंग करना, ये सब जो है वो लेबोरेटरीज़ के अंदर किया जाता है। तो ये था हमारा वाटर एक्ट प्लान 1974। उसके बाद आया, फिर हमने देखा कि एयर जो है वो भी बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुकी है। तो द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, जिसको हम एयर एक्ट का नाम दे देते हैं। अब इसमें भी वही है कि प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है, अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन करना है। अब कहते हैं इसके लिए भी बोर्ड है, चाहे सेंटर में है चाहे स्टेट में, उनको एस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि वो जो भी ये देखा जा रहा है कि कैसे प्रिवेंशन करनी है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उन्हें रेगुलेट करना है, कम करना है एयर पोल्यूशन को, ये सब जो है वो कर सकें। फिर कहता है इसमें जो हमारी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो कहती है, मेज़र करती है टू मिटिगेट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, और रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को कि क्या स्टेप आपको जो है वो लेने चाहिए इनको कंट्रोल करने के लिए। बोर्ड कहता है टेक्निकल असिस्टेंट भी देता है, ठीक है, ताकि रिसर्च जो है वो कैरी आउट की जा सके। बोर्ड जो है वो क्रिएट एंड पब्लिश डाटा ऑफ एयर पोल्यूशन, अब जो भी रिसर्च हो रही है उसका डाटा जो है पब्लिश किया जाता है, ठीक है, ताकि लोग जो हैं वो अवेयर हो सकें कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है, और कैसे उनको कंट्रोल करना है। पेनल्टी एंड प्रोसीजर, कि अगर कोई रूल फॉलो नहीं करता है, कोई कंपाइल नहीं कर पाता है, ऑर्डर्स को कंप्लायंस नहीं करता है, तो उनको जो है वो पेनल्टी जो है वो भी लगाई जाती है। तो इसमें कहता है पनिशमेंट का प्रोविज़न है, जिसमें हम देखते हैं कि इम्प्रिजनमेंट है 1 ईयर की, और अगर फिर भी नहीं कोई फॉलो करता है तो वो एक्सटेंड की जा सकती है अप टू 6 ईयर, और विद एडिशनल फाइन भी लगाया जा सकता है। अब पावर, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो कहता है उसके पास पावर भी रहती हैं कि वो किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये एयर पोल्यूटेड एरिया है, स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से, ठीक है। और ये कहता है जो स्टेट है और जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो कहता है किसी भी जो फ्यूल है जो एयर पोल्यूशन को कॉज कर रहा है, उनको लग रहा है कि ये फ्यूल बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन कर रहा है, तो वो उसको रोक भी सकते हैं, उसकी सेलिंग जो है वो कम रोक सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं। उनके पास पावर होती हैं कि किसी भी जो ऑटोमोबाइल से एमिशन हो रहा है उनको वो रिस्ट्रिक्ट कर सकें, रोक सकें। रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट, ऐसे प्लांट जो हैं जो कहता है पोल्यूशन कर रहे हैं उनको भी बंद किया जा सकता है। एयर एक्ट जो है वो चाहे स्टेट है चाहे सेंट्रल बोर्ड है, वो कहता है किसी भी इक्विपमेंट की, किसी भी इंडस्ट्रियल प्लांट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और वो कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कहता है कि जो ऑनर होता है उसको असिस्ट करना होता है बोर्ड को अपनी इंस्पेक्शन करवाने में, और वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता इस चीज़ को कि मैं अपने प्लांट की जो है इंस्पेक्शन नहीं करवाऊँगा, तो वो डिनाई नहीं कर सकता, बल्कि उसको उनको हेल्प करनी चाहिए। फंक्शन अब स्टेट बोर्ड के आप देखेंगे तो उनको भी यही है कि जो भी प्लान है उनको इम्प्लीमेंट करवाना है, तो वो प्रिवेंशन है, कंट्रोल है, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करना। वो कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस करते हैं कि कैसे आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। वो कहता है कलेक्ट करते हैं और डेसिमेट करते हैं इंफॉर्मेशन कि एयर पोल्यूशन हो रहा है तो कितना कहाँ पर हो रहा है, इस तरह से, ठीक है। और ये कहता है सेंट्रल बोर्ड के साथ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं पर्सन्स की, ताकि वो नए नए जो उनको ये कह सकते हैं अपन प्लानिंग है, मेथड्स हैं, प्रोसीजर हैं, वो कैसे फॉलो किए जाएं, और ताकि हम पोल्यूशन को कम कर सकें। वो कहते हैं किसी भी कंट्रोल इक्विपमेंट, इंडस्ट्री प्लांट, इनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं और उनको डायरेक्शन दे सकते हैं अगर वो पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं कि वो कैसे जो है वो कम कर सकें, उनको कंट्रोल कर सकें। और इसके अलावा कहता है कि वो
समय समय पर जब उन्हें लगे बहुत ज़रूरी है, वो एयर की क्वालिटी को भी असेस करते हैं और स्टेप भी उठाते हैं कि उनको कैसे प्रिवेंट या कंट्रोल किया जा सकता है। फिर है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986 में आया था। और इसमें कहता है जो इन्वायरमेंट एक्ट है वो प्रोटेक्शन देता है और इम्प्रूवमेंट करता है इन्वायरमेंट के लिए। और ये कहता है फ्रेमवर्क तैयार करता है फॉर स्टडिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वायरमेंट सेफ्टी एंड lay down the speedy and adequate response to situation threatening the environment। अब ये कहता है फ्रेमवर्क भी तैयार करता है कि लॉन्ग टर्म में किस तरह की रिक्वायरमेंट होने वाली है हमें इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए। और कहता है ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है उसको कैसे स्पीडली जो है वो रिजॉल्व करना है, ठीक है, उनको कैसे जो है उन पे वर्कआउट करना है। और ये हमने पहले भी बताया था कि ये एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है जो कि डिज़ाइन किया जाता है टू प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है, जिसमें कहता है वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, वो सारे इंक्लूड होते हैं। फिर कहता है जो इन्वायरमेंट की जो डेफिनेशन है वो भी जो इन्वायरमेंट एक्ट जो है वो क्लियरली जो है डिफाइन कर पाया था कि उन्होंने कहा था कि पानी है, एयर है, लैंड है और उनका आपस में रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग हैं एंड विद देयर अदर क्रिएचर, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर्टी, वो सब कुछ जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। और उसमें वाइड रेंज ऑफ रूल एंड नोटिफिकेशन जो है वो अडॉप्ट किए गए थे, जिसमें आप देखेंगे ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया था जिसको मॉडिफाई कर दिया गया था, अमेंडमेंट हुई थी उसमें 2018 में ई वेस्ट रूल, ठीक है। फिर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया 2016 में, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया 2016 में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन जो है वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया 2006, हजार्डस जो है अदर वेस्ट आया मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल 2016 एज वो भी कहता है उसमें अमेंडमेंट की गई थी इन 2019 में हजार्डस एंड अदर वेस्ट रूल्स के नाम से। फिर कहता है मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल 1989, ठीक है। कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन हुआ था 2019 में, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन आया था 2006 में। फिर आया था फिर उसमें ये भी बताया गया था कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट पॉल्यूशन इंडेक्स कि पोल्यूशन का एक इंडेक्स तैयार किया गया था कि जिसमें बताया गया था कि पोल्यूशन को हम कैसे कंपेयर करें कि पोल्यूशन हो रहा है। तो एक इंडेक्स तैयार किया गया था जिसमें कहता है जो वेटेज दी जाती है वेरियस पोल्यूटेंट को, ठीक है, एम्बिएंट पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन कितनी है, रिसेप्टर की नंबर ऑफ पीपल कितने अफेक्टेड हो रहे हैं, हाई रिस्क एलिमेंट जो है वो क्या है, ये सब जो है वो CEPI में शो होता है। जो ओरिजिनल CEPI असेसमेंट था वाज अंडरटेकन इन 2009 but CEPI criteria were updated in 2016 and final report जो है वो 2018 में इशू की गई थी। उसमें कहता है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ने क्या किया था 2019 में उसको डायरेक्टली सुपरवाइज करना शुरू कर दिया था और जो भी उन्होंने क्राइटेरिया दिया था उनको कहा गया था रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो हमारी मिनिस्ट्री है, चाहे हमारी स्टेट और सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड हैं, चाहे वो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी, उनको रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उनको इन्फोर्समेंट ऑफ CPI क्राइटेरिया। और इसमें कहता है इंडस्ट्रियल को क्लस्टर को कैटेगराइज किया गया था कि जहाँ पर इंडस्ट्री उनके क्लस्टर बना दिए गए थे, ठीक है। और जो पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया है उसको रैंक दिया गया था कि वो क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया है या सीवियरली पोल्यूटेड एरिया है या अदर पोल्यूटेड एरिया। इस तरह से जब डिवीज़न